चैप्टर 31, वो मेरी है, उसे हासिल करके रहूंगा। अब आगे। एरिशा को देखकर उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ गई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथों को फैला दिया। एरिशा बहुत ही खुशी के साथ दौड़ते हुए सीधे अभिमान के पास आए और अभिमान के सीने से लग गई। अभिमान ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन पीछे से आ रहे गर्वित ने जैसे ही एरिशा को अभिमान की बाहों में देखा, उसके एक्सप्रेशंस पूरी तरह काले पड़ गए और हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। इस वक्त एरिशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और वही अभिमान ने भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, बहुत छोटी सी थी जब मैंने तुम्हें देखा था। एरिशा भी अभिमान से अलग हुई और बहुत ही प्यार से बोली, अभिमान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। आई रियली मिस यू अभिमाना। ये कहकर वो अभिमान को देखने लगी और वही अभिमान ने भी स्माइल के साथ कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और स्पेशली मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। ये सुनकर एरिशा और भी ज्यादा मुस्कुराने लगी और तभी अभिमान ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, तुम कहाँ गई थी? तुम्हें पता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और अब जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं अब सारा वक्त तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर एरिशा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अभिमान, मैं भी तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी। सच कहूँ तो मैं इस वक्त थोड़ी डिप्रेस थी, पर अब तुम आ गए ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सुनते ही अभिमान के भाव बदल गए और वो तुरंत उसे ध्यान से देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम डिप्रेस क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? इसके जवाब में एरिशा के दिमाग में फिर से गर्वित की बातें आने लगी, जिसे सोचकर एरिशा ने अपना सर ना में हिलाकर कहा, नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस कॉलेज की पढ़ाई की वजह से मैं थोड़ा डिप्रेस थी। तभी अभिमान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर अभिमान जैसे ही उसे अपनी बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक से किसी ने एरिशा को उसे खुद से दूर किया। ये देखते ही अभिमान कुछ कदम दूर हुआ और वही एरिशा भी शॉक होकर सामने देखने लगी। तभी उसकी नजरें गर्वित की लाल नजरों से मिली। ये देखते ही एरिशा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब अभिमान की नजरें गर्वित पर चली गई। गर्वित को देखते ही अभिमान के भाव बदल गए, उसके चेहरे के रंग बिल्कुल डार्क हो गए। वो दूसरे ही पल गुस्से के साथ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लेकिन गर्वित भी उसी लहजे के साथ बिल्कुल सख्त आवाज में बोला, इससे दूर रहना, इसके करीब जाने की कोशिश भी मत करना। ये सुनते ही अभिमान अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तो तुम मुझे रोकोगे कि मैं उसके पास जाऊं या ना जाऊं? इसके जवाब में गर्वित ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें रोकूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें उसके पास तो क्या उसे छूने भी नहीं दूंगा। ये कहते हुए उसने अब एरिशा को देखा और गुस्से से उसके बाजू को पकड़कर कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम किसी को टच नहीं करोगी और ना ही किसी के करीब जाओगी, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? शायद तुम्हें मुझे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। एरिशा को तो गर्वित की बातें समझ ही नहीं आ रही थी और उसने तुरंत गर्वित को खुद से दूर करके कहा, प्रोफेसर, ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप? मैं उनके पास क्यों ना जाऊं? वो मेरे बहुत ही खास है। ये सुनते ही गर्वित ने गुस्से के साथ एरिशा की आंखों में देखते हुए कहा, अगर ये तुम्हारा खास है तो बहुत जल्द ये तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता है। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो जो मैंने कहा है सिर्फ वही करो, दूर रहो इससे। ये सुनते ही अब एरिशा गुस्से से गर्वित को देखने लगी, लेकिन तभी अभिमान ने कहा, वैसे तो मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जहाँ तक मुझे पता है तुम यहाँ किसी न किसी मकसद से जरूर आए होगे। ये सुनकर एरिशा ने नासमझी में अभिमान से कहा, क्या आप इनको जानते हैं? इसके जवाब में अभिमान ने गुस्से से कहा, बहुत ही अच्छे तरीके से, आखिर इस इंसान को कौन नहीं जानता? ये सुनकर नासमझी में एरिशा ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तभी गर्वित ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये अभी समझना है कि तुम सबसे दूर रहोगी, किसी को भी टच नहीं करोगी और ना ही कोई दूसरा तुम्हें टच करेगा। ये सुनते ही एरिशा गुस्से के साथ बोली, आखिर आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? आपको पता भी है वो मेरे कौन है? गर्वित ने दांत पीसते हुए कहा, आई रियली डोंट केयर, ये तुम्हारा चाहे जो हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम मेरे लिए क्या हो और जो मेरा होता है मैं उसे किसी दूसरे का नहीं होने देता। ये सुनते ही अब गुस्से के साथ दांत पीसते हुए एरिशा गर्वित को देखने लगी,
लेकिन तभी वहां पर अभिषेक जी आते हुए बोले, क्या हुआ यहाँ पर? किस चीज की बहस चल रही है? अभिषेक जी को देखते ही इरिशा ने गुस्से के साथ कहा, डैडी देखिए न प्रोफेसर कैसे बात कर रहे हैं। ये सुनकर अभिषेक जी ने एक नजर अभिमान को देखा। अभिमान को देखकर वो दूसरे ही पल इरिशा से बोले, इरिशा बेटा पहले तुम जाओ जाकर चेंज करो। ये सुनकर इरिशा ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन डैडी आप प्रोफेसर को कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अभिषेक ने कहा, मैंने जितना कहा पहले उतना करो, जाओ जाकर चेंज करके आओ। ये सुनते ही इरिशा अपने पैर पटकते हुए गुस्से से बिना कुछ कहे वहां से चली गई। लेकिन तभी अभिमान अभिषेक जी को घूरते हुए बोला, अंकल आपको नहीं लगता कि आप अपनी ही बेटी के साथ किसी गैर इंसान के खातिर गलत कर रहे हैं? ये सुनकर अभिषेक जी ने कहा, गर्वित कोई गैर नहीं है, बल्कि वो इरिशा के प्रोफेसर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कभी इरिशा के साथ कुछ गलत कर सकते हैं। लेकिन तुम यहाँ पर जरूर गैर हो। ये सुनकर अभिमान ने मुस्कुरा कर कहा, कहीं ऐसा ना हो कि जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं वही एक दिन आपकी धज्जियां उड़ा जाए। ये कहते हुए वो तिरछी नजरों से गर्वित को देखने लगा और वही गर्वित के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। लेकिन तभी अभिषेक जी ने कहा, फिलहाल के लिए मेरे भरोसे को तो तुमने भी तोड़ा है, जिसके लिए मैं आज तक तुम पर यकीन नहीं कर सकता, और अब मुझे मेरे भरोसे टूटने का डर भी नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि तुम अब इरिशा से मिल चुके हो। ये कहते हुए अभिषेक जी ने अब गर्वित को देखकर मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर रावत आप भी जाकर फ्रेश हो जाए, रात का डिनर आप हमारे साथ ही करिएगा। इसके जवाब में गर्वित ने कुछ नहीं कहा और वो बस अभिमान को ही देखता रहा। लेकिन अभिमान ने गुस्से के साथ कहा, अभी मैंने उसके साथ वक्त नहीं बिताया है और आपने देखा कि वो खुद मेरे साथ वक्त बिताना चाहती है, इसलिए मैं अब कुछ दिनों तक यही रहूंगा। ये कहते हुए वो वहां पर सोफे पर बैठ गया। ये सुनते ही अभिषेक ने गुस्से के साथ कहा, अभिमान ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप इस किराएदार को रख सकते हैं तो मुझे नहीं रख सकते क्या? मैं भी तो आपका कुछ लगता हूँ। ये सुनते ही अभिषेक जी गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली है। लेकिन तभी गर्वित अभिमान की आंखों में ध्यान से देखते हुए बोला, बेशक से तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने लिमिट्स में रहना पड़ेगा। ये सुनकर अभिमान ने हंसते हुए कहा, तो तुम अब मुझे मेरी लिमिट्स बताओगे? इसके जवाब में गर्वित ने कहा, प्रोफेसर हूँ, सबको उनके लिमिट्स बताता हूँ, तो तुम्हें भी मैं बताऊंगा। इसी के साथ वो वहां से चला गया और इधर अभिषेक गुस्से से उसकी बातें सुनकर उसे देखता रह गया। लेकिन तभी अभिषेक जी अभिमान को देखते हुए बोले, अभिमान सच सच बताओ तुम किस मकसद से वापस आए हो? क्योंकि मेरी बेटी से तो तुम मिलने नहीं आए हो, जरूर तुम्हारा कोई और मकसद होगा। अभिमान गर्वित को अभी भी जाते हुए देख रहा था और उसे देखकर उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, सही कहा आपने, जिस मकसद से मैं आया था अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मकसद मेरा जरूर पूरा होगा। ये सुनकर गुस्से के साथ अभिषेक ने कहा, कहीं तुम मेरी बेटी को नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? इसके जवाब में अभिमान अभिषेक जी की तरफ देखकर बोला, आप इतना डर क्यों रहे हैं? आपको लगता है कि मैं उस बच्ची को नुकसान पहुंचाऊंगा? अरे वो मेरी बहन की तरह है, डोंट वरी, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन हाँ, आपको अनजान पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो नहीं पर दूसरा कोई उसे जरूर नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर अभिषेक जी ने नासमझी में कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इसके जवाब में अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आप डिनर में क्या बनाने वाले हैं? ये सुनकर अभिषेक उसे गुस्से से देखने लगा। इधर दूसरी तरफ कमरे में इरिशा बेड पर आकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने अपने सिर पर रखते हुए कहा, आखिर सब प्रोफेसर की साइड क्यों लेते हैं? पहले कॉलेज में प्रिंसिपल, अब घर पर डैडी, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? क्या सबको मैं दिखाई नहीं देती? क्या उन्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती? जिसे देखो सब प्रोफेसर के आगे पीछे घूमते रहते हैं और अब तो डैडी से भी मेरा भरोसा उठ गया है, वो भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। मैं बताऊं तो किसे बताऊं? ये कहते हुए वो सीधे रोते हुए बेड पर लेट गई और रोते रोते उसे नींद आ गई। रात के करीब 9 बजे बज रहे थे जब दरवाजा खुला और एक लंबी चौड़ी परछाई अंदर की तरफ आई। वो इंसान चलते हुए इरिशा के पास आया और धीरे से इरिशा के बालों में हाथ फेरने लगा। इरिशा रोते रोते ही सो गई थी।
जिस वजह से आंसू के निशान उसके गाल पर थे, जिन्हें देखकर वो इंसान कुछ पल तक खामोश रहा, फिर नीचे झुककर अपने होठों से उसके गाल पर मौजूद आंसू को पीने लगा। उस टच को महसूस करते ही एरिशा की आंखें एकदम से खुल गई और वो तुरंत सामने देखने लगी। सामने गर्वित को अपने इतने करीब देखकर एरिशा की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई और वो तुरंत गर्वित को दूर करके हकलाकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? इसके जवाब में मुस्कुराते हुए गर्वित ने कहा, मेरी वजह से तुम इतना ज्यादा रो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें कंफर्ट कर दूं। कंफर्ट का नाम सुनते ही एरिशा गुस्से से बोली, आप जैसे इंसान का कंफर्ट नहीं चाहिए मुझे, चले जाए यहाँ से। ये कहकर उसने अपने चेहरे को टच किया जहां पर गर्वित के होंठ थे। वहां पर उसका चेहरा लाल हो गया था और साथ में गर्म भी हो गया था। उसने फिर से गुस्से से गर्वित को देखा, लेकिन तभी गर्वित ने उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए कहा, मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? उसके सवाल को सुनकर एरिशा ने गुस्से के साथ कहा, क्या वाकई आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? इसके जवाब में गर्वित ने बिना किसी भाव के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से तुम मुझसे इतना नफरत करती हो। तभी एरिशा ने हंसते हुए सार्कास्टिक होकर कहा, अपनी हिस्ट्री देख लीजिए, जब से आप मुझे मिले हैं तब से आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। आप मेरे प्रोफेसर बन गए और कॉलेज में सबके सामने मेरी इंसल्ट की। लेकिन तभी गर्वित ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, लेकिन मैंने तुम्हें बुरी लड़कियों से भी बचाया है, क्या तुम उसे काउंट नहीं करोगी? ये सुनकर एरिशा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, आपने मुझे नताशा से बचाया नहीं था, बल्कि आपने तो मुझे फंसा दिया और उसके बाद से मुझे आपसे हद से ज्यादा डर लगने लगा। आप तो एक खूनी है और मुझे तो दुश्मन लगते हैं। पता नहीं मैं कैसे आपके साथ एक ही घर में रह रही हूँ। जिस दिन डैडी को पता चलेगा तो शायद उन्हें तो शायद हार्ट अटैक ही आ जाएगा। ये सुनकर अब गर्वित ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आए और वो मरे, तो फिर तुम आज नीचे अपने सो कॉल्ड कजिन के सामने मुझे किस करोगी? जैसे ही गर्वित ने ये बात बोली, एरिशा के पैरों जमीन खिसक गई और वो हकलाते हुए बोली, क्या कहा आपने? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं या फिर आपका दिमाग खराब हो गया है? इसके जवाब में गर्वित ने गहरी स्माइल के साथ कहा, न तो मैं मजाक कर रहा हूँ, न ही मेरा दिमाग खराब है, बल्कि मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो और कोई भी तुम पर अपनी नजरें नहीं डाल सकता, और सबसे पहले मुझे तुम्हारे उस कजिन को बताना है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैड सही सलामत रहे तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे डैड के साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मेरी हिस्ट्री अच्छे से जानती हो। ये सुनकर अब एरिशा को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि वो इस वक्त खुद को फूल महसूस कर रही थी और उसका दिमाग ही पूरा सुन पड़ गया था। लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभालते हुए कहा, प्रोफेसर मुझे समझ नहीं आता, आप कॉलेज में मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि मैं आपकी सबसे बुरी स्टूडेंट हूँ। यहाँ तक कि आप तो वहाँ मुझे सिर्फ इग्नोर करते हैं, लेकिन जैसे ही आप घर वापस आते हैं वैसे ही मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करने लगते हैं जैसे कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ। ये सुनकर गर्वित अब नीचे झुक गया। ये देखते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन गर्वित उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तुम्हें याद है आज तुमने बायोलॉजी की क्लास मिस की है और तुम्हारा प्रोफेसर होने के तौर पर मैं आज रात को तुम्हें पर्सनली बायोलॉजी की क्लास देने वाला हूँ, रेडी रहना। इसी के साथ गर्वित एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वहां से बाहर चला गया और इधर एरिशा ने ये सुना तो वो बिल्कुल सुन्न रह गई। सेकंड चैप्टर थोड़ी देर में आएगा। 32 मुझे इतना पॉजेसिव प्रोफेसर क्यों मिला? अब आगे। जैसे ही गर्वित ने ये बात बोली, एरिशा के पैरों जमीन खिसक गई और वो हकलाते हुए बोली, क्या कहा आपने? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं या फिर आपका दिमाग खराब हो गया है? इसके जवाब में गर्वित ने गहरी स्माइल के साथ कहा, न तो मैं मजाक कर रहा हूँ, न ही मेरा दिमाग खराब है, बल्कि मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो और कोई भी तुम पर अपनी नजरें नहीं डाल सकता, और सबसे पहले मुझे तुम्हारे उस कजिन को बताना है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैड सही सलामत रहे तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे डैड के साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मेरी हिस्ट्री अच्छे से जानती हो। ये सुनकर अब एरिशा को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि वो इस वक्त खुद को फूल महसूस कर रही थी और उसका दिमाग ही पूरा सुन पड़ गया था। लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभालते हुए कहा, प्रोफेसर मुझे समझ नहीं आता,
आप कॉलेज में मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि मैं आपकी सबसे बुरी स्टूडेंट हूँ। यहाँ तक कि आप तो वहाँ मुझे सिर्फ इग्नोर करते हैं, लेकिन जैसे ही आप घर वापस आते हैं वैसे ही मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करने लगते हैं जैसे कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ। ये सुनकर गर्वित अब नीचे झुक गया। ये देखते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन गर्वित उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तुम्हें याद है आज तुमने बायोलॉजी की क्लास मिस की है और तुम्हारा प्रोफेसर होने के तौर पर मैं आज रात को तुम्हें पर्सनली बायोलॉजी की क्लास देने वाला हूँ। रेडी रहना। इसी के साथ गर्वित एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वहां से बाहर चला गया और इधर एरिशा ने ये सुना तो वो बिल्कुल सुन्न रह गई। गर्वित जा चुका था, लेकिन इधर एरिशा सदमे में थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। उसने खुद से कहा, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी अभी प्रोफेसर ने क्या कहा, उनके कहने का मतलब क्या था? क्या अब वो मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेज देंगे? लेकिन मैंने तो इसके लिए उनसे कभी बात ही नहीं की थी और ना ही मैंने कभी उनसे कहा था कि वो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेज दें। तो फिर वो अपनी मर्जी से मुझे ऐसे कैसे दे सकते हैं? नहीं, मैं कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लूंगी। कितनी मुश्किल से मैं उनके पीरियड को बिताती हूँ और फिर से उनके साथ मुझे पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब सोचते हुए वो बेड से उठी और सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में अभिषेक जी उसके कमरे में आए और बोले, बेटा क्या तुम फ्रेश हो गई? मैंने डिनर बना दिया है। आज तुम्हारा फेवरेट डिनर बनाया है। एरिशा ने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा और वो उनसे मुंह फेर कर बाहर जाने लगी। अभिषेक जी समझ गए। वो उसके पीछे गए और मुस्कुरा कर बोले, एरिशा बेटा क्या तुम मुझसे नाराज हो? एरिशा ने फिर से कुछ नहीं कहा और नीचे आई। अभिषेक उसके पीछे जाते हुए बोले, बेटा मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे अचानक से ऐसे नाराज हो जाओगी। मैंने तो बस ऐसे ही तुम्हें डांट दिया था। तभी एरिशा ने गुस्से के साथ कहा, डैडी मैं सच में अभी आपसे बात नहीं करना चाहती, प्लीज। ये सुनकर अभिषेक जी बिल्कुल चुप हो गए और वहीं एरिशा डाइनिंग एरिया में पहुंच गई। उसकी नजर अभिमान पर गई, जो पहले ही चेयर पर बैठा हुआ था। अभिमान को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उसके पास जाकर बैठ गई। तभी अभिमान ने मुस्कुरा कर कहा, तो तुम आ गई। क्या तुम कमरे में जाने के बाद सो गई थी? क्योंकि तुम्हारी आंखें बता रही है। ये सुनकर एरिशा को कुछ एहसास हुआ और उसने तुरंत अपनी नजर चुरा कर कहा, हाँ मैं सो गई थी, इसलिए शायद वो लाल होगी। अभिमान उसे ध्यान से देखते हुए बोला, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। ये कहकर उसने एरिशा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। एरिशा ने इसके जवाब में हल्की स्माइल के साथ कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं सच में ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर अभिमान ने उसके हाथों को धीरे से सहलाते हुए कहा, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसी तरह ठीक रहो। जिसके बाद वो उसके प्लेट में अपने हाथ से डिनर सर्व करने लगा। एरिशा ये देखकर मुस्कुराए। इधर अभिषेक जी चेयर पर आकर बैठ गए थे और वो अभिमान को ही देखे जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वहां का माहौल बिल्कुल ठंडा हो गया। तभी वहां पर कदमों की आहट सुनाई दी। अभिषेक जी ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर रावत फाइनली आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे तो लगा आप आएंगे ही नहीं। गर्वित के एहसास को पाते ही एरिशा जो अभी भी मुस्कुरा रही थी, वो एकदम से शांत हो गई और उसके चेहरे की स्माइल भी गायब हो गई। इधर अभिमान भी गर्वित को ही घूरने लगा, जो आकर सीधे एरिशा के बिल्कुल साइड वाली चेयर पर बैठ गया था। इस वक्त एरिशा बीच बीच में बैठी थी। उसके एक साइड गर्वित था तो दूसरे साइड अभिमान। इस वक्त एरिशा की हालत खराब हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर खुद से बोली, एरिशा तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना होगा। पहले ही डैड को लगता है कि तुम अपने प्रोफेसर के साथ बदतमीजी करते हो और अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कहते हुए वो अभी खुद को समझा ही रही थी कि तभी अभिमान ने गर्वित को देखते हुए कहा, मिस्टर रावत आजकल आप प्रोफेसरगिरी कर रहे हैं, राइट? ये सुनकर गर्वित अपने हाथ में स्पून उठाते हुए बिना किसी भाव के साथ बोला, हाँ जैसे तुम धंधे कर रहे हो। ये सुनते ही अभिमान ने गुस्से के साथ कहा, उसे धंधा नहीं बोलते, उसे बिजनेस बोलते हैं। इसके जवाब में गर्वित ने बिना किसी भाव के साथ कहा, क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक है। अभिमान ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुमसे बहस ही नहीं करनी।
गर्वित ने बिना किसी भाव के साथ कहा, लेकिन हमारे बीच बात कब हुई जो बहस होगी। ये सुनकर अभिमान उसे घूरने लगा, लेकिन तभी उसने एरिशा को देखकर कहा, एरिशा क्या तुम कल फ्री हो? एरिशा जो सूप पी रही थी वो मुस्कुराकर बोली, हाँ बिल्कुल, कल मेरा वीकेंड है तो मैं फ्री हूँ। ये सुनकर अभिमान ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, अब हम कल तुम्हारी फेवरेट जगह जाएंगे। ये सुनते ही एरिशा की आंखों में चमक आ गई और उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, क्या हम कल एम्यूजमेंट पार्क जाने वाले हैं? ये सुनकर मुस्कुराते हुए अभिमान ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे तो लग रहा था जब तुम बड़ी हो जाओगी तो एम्यूजमेंट पार्क के बारे में भूल जाओगी, लेकिन तुम्हें तो अभी भी वो पसंद है। तभी अभिषेक जी ने कहा, ये अभी भी बड़ी कहाँ हुई है, बच्ची ही तो है। ये सुनकर एरिशा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, लेकिन तभी उसके कान में गर्वित की आवाज आई, ये इतनी भी बच्ची नहीं रह गई, इस उम्र में ही इसे बहुत कुछ पता चल चुका है और ये बहुत कुछ करने लायक भी बन चुकी है। गर्वित की ये बात सुनते ही वहां के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और वहीं एरिशा गुस्से से गर्वित को देखने लगी। गर्वित की डबल मीनिंग वाली बातें वो अच्छे से समझ गई थी, इसलिए उसने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, प्रोफेसर आई रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। ये सुनकर गर्वित ने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, मैं तो तुम्हारे बारे में सच बोल रहा था। ये सुनकर एरिशा ने मुंह बनाकर कहा, आप सच नहीं बोल रहे हैं, बल्कि मुझे फ्रस्ट्रेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जरूरत है डैड के सामने ऐसी बातें बोलने की? इसके जवाब में गर्वित ने फिर उसे ध्यान से देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, उनके सामने नहीं, लेकिन मैं अकेले में तो तुम्हें समझा ही सकता हूँ ना। अकेले की बात सुनकर एरिशा उसे गुस्से से देखने लगी, लेकिन तभी अभिमान एरिशा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, एरिशा तुम्हें याद है जब बचपन में हम एम्यूजमेंट पार्क जाते थे तब तुम राइड पर जाने के लिए कितना रोती थी, लेकिन तुम बहुत छोटी थी इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं देता था। ये सुनकर एरिशा के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, हाँ मैं उस पल को कैसे भूल सकती हूँ, मुझे आज भी सब कुछ याद है। ये कहकर वो फिर अभिमान से बातें करने लगी, लेकिन गर्वित की नज़र उन दोनों के हाथ पर थे। उन दोनों के हाथ को एक साथ देखकर गर्वित ने अपने गर्दन को टेढ़ा किया और गहरी सांस लिया, लेकिन तभी फिर से अभिमान ने एरिशा के हाथ को प्यार से पकड़ते हुए कहा, एरिशा अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं तुम्हारे साथ बचपन के सारे पल को फिर से जीना चाहता हूँ। एरिशा ने भी इसके जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं भी। हाँ। अचानक से बोलते बोलते उसके मुंह से एक और आह निकल गई, जिसे सुनते ही अभिमान और अभिषेक जी उसे हैरानी के साथ देखने लगे और वहीं एरिशा को खुद भी समझ नहीं आया कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन गर्वित तिरछा मुस्कुराकर बोला, व्हाट हैपन, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये सुनते ही एरिशा गुस्से से गर्वित को देखने लगी, क्योंकि इस वक्त गर्वित ने उसके कमर को अपने हाथ से कसकर पकड़ रखा था और उसके कमर को वो सहला रहा था, पर उसके सहलाने से एरिशा को दर्द के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो लगातार अब नीचे स्ट्रगल करते हुए धीरे से बोली, प्रोफेसर छोड़ दीजिए मुझे, ये क्या बदतमीजी है, अगर किसी ने गलती से हमें ऐसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके जवाब में तिरछा मुस्कुराते हुए गर्वित ने कहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, अगर वो तुम्हें टच कर सकता है तो मैं भी तुम्हें टच कर सकता हूँ। ये सुनकर एरिशा हैरान थी और उसने तुरंत अपने हाथों को देखा जो अभिमान के हाथ पर था। ये देखते उसने झटके से अभिमान से अपने हाथ को दूर किया। वो जल्दी से बोली, ये देखिए, अब मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है, अब आप भी अपना हाथ निकालिए। इसके जवाब में गर्वित हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं सबकी तरह नहीं हूँ कि जो लोग करेंगे वही करूँगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और जब मेरी मर्जी होगी तब मैं अपने हाथ को हटाऊंगा, तब तक मेरे हाथों के टच को एंजॉय करो और मुझे फील करो। ये कहते हुए वो उसके कमर और नेवल दोनों को ही सहलाने लगा और वहीं इस टच को महसूस करते ही एरिशा की पकड़ डाइनिंग टेबल पर कस गई। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से आहें निकलने लगी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। तभी अभिमान ने कहा, एरिशा तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा लाल क्यों हो रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? ये कहकर उसने अपना हाथ आगे उसके सर पर टच करने के लिए बढ़ाया, लेकिन तभी एरिशा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घूमते हुए कहा,
नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, शायद मुझे आज भूख नहीं है इसलिए। ये कहकर वो उठने के लिए अपनी जगह से खड़ी होने लगी, लेकिन तभी करवट में उसके कमर को और भी ज्यादा टाइट पकड़ लिया कि महसूस करते ही इरिशा की आंखों में गुस्सा आ गया और वो गर्वित को देखने लगी। आज पहली बार डाइनिंग एरिया पर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही गर्वित के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था और वो बस चुपचाप सूप पी रहा था। तभी अभिषेक जी ने कहा, इरिशा क्या हुआ, तुम सच में ठीक हो ना? इरिशा ने कसमस आते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी अभिमान करवे को घूरते हुए बोला, अलीशा अगर तुम्हारा डिनर करने का मूड नहीं है तो तुम डिनर मत करो, जो कमरे में आराम करो, कॉलेज की वजह से शायद तुम पर प्रेशर ज्यादा है। कि सुनकर आलीशान ने जबरदस्ती दांत दिखाते हुए कहा, सही कहा, पर शायद मेरा मूड अभी खाने को है इसलिए मैं थोड़ा सा खा लेना चाहती हूँ। ये सुनकर अभिमान उसे न समझे मैं देखने लगा और बोला, तुम्हारा मूड स्विंग्स तो कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। अभी तुमने कहा कि तुम खाना नहीं चाहती और अब तुम कह रही हो तुम्हें खाना है, आखिर हुआ क्या है? इरिशा ने फ्रस्ट्रेटेड होकर मन में कहा, मैं पागल हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं फर्स्ट स्टेट हो गई हूँ और खासकर अपने प्रोफेसर की वजह से। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्रोफेसर इतना ज्यादा पजेसिव होगा। कि कहते हुए वो गुस्से से गर्वित को ही देखने लगी जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। आखिर में इरिशा नाम खुद को संभाला और जबरदस्ती डिनर करने लगी। गर्वित के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वही अभिमान बस इरिशा को ही ना समझी में देखे जा रहा था। आखिर में डिनर खत्म हुआ। डिनर खत्म होते ही इरिशा तुरंत अपनी जगह से उठी और दौड़ते हुए अपने कमर को पकड़कर कमरे की तरफ चली गई। उसे ऐसे जाते देख अभिषेक जी ने ना समझी में कहा, आखिर इरिशा को हुआ क्या है और वो ऐसे अपने कमर को क्यों पड़े हुई थी? कहीं उसे कमर पर कोई चोट तो नहीं लगी है? ये सुनकर अभिमान ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पता नहीं आप किस तरह उसकी केयर करते हैं, आप तो उस पर ध्यान ही नहीं देते। ये सुनकर अभिषेक जी उसे गुस्से से देखने लगे, लेकिन तभी गर्वित ने अभिषेक जी को देखकर कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज से एक्स्ट्रा क्लासेस देने वाला हूँ, उससे मैं बात करूंगा और फिर उसका दर्द भी कम कर दूंगा। ये सुनकर अभिमान के एक्सप्रेशन बदल गए और वहीं गर्वित तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से सीधे इरिशा के कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन इधर अभिषेक जी के चेहरे पर स्माइल थी। उन्होंने कहा, कितनी खुशी की बात है कि प्रोफेसर खुद इरिशा को एक्स्ट्रा क्लासेस देने जा रहे हैं, उसे तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सुनकर अब अभिमान गुस्से से उन्हें देखने लगा और बोला, आप सच में बेवकूफ हैं अंकल। ये सुनते ही अभिषेक जी के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और वो उसे घूरने लगे। लेकिन इधर दूसरी तरफ इरिशा के कमरे में क्या करने वाला है गर्वित अब इरिशा के साथ? चैप्टर 33 फील मी लिटिल स्टूडेंट। अब आगे। लेकिन तभी गर्वित ने अभिषेक जी को देखकर कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज से एक्स्ट्रा क्लासेस देने वाला हूँ, उससे मैं बात करूंगा और फिर उसका दर्द भी कम कर दूंगा। ये सुनकर अभिमान के एक्सप्रेशन बदल गए और वहीं गर्वित तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से सीधे इरिशा के कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन इधर अभिषेक जी के चेहरे पर स्माइल थी। उन्होंने कहा, कितनी खुशी की बात है कि प्रोफेसर खुद इरिशा को एक्स्ट्रा क्लासेस देने जा रहे हैं, उसे तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सुनकर अब अभिमान गुस्से से उन्हें देखने लगा और बोला, आप सच में बेवकूफ हैं अंकल। ये सुनते ही अभिषेक जी के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और वो उसे घूरने लगे। इधर दूसरी तरफ इरिशा के कमरे में इस वक्त वहां पर काफी ज्यादा शांति थी। इरिशा बेड पर बैठी अपने कमर को सहला रही थी। उसके कमर का वो एरिया इस वक्त खुला हुआ था। उसके कमर पर उंगलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, आखिर प्रोफेसर खुद को समझते क्या है? उन्हें क्या लगता है वो मुझे ऐसे टॉर्चर करेंगे और मैं बस सहती रहूंगी? अब उनका बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे इसके बारे में अभिमान से ही बताना पड़ेगा, क्योंकि डैड तो मेरी बात सुनेंगे नहीं। उन्हें तो प्रोफेसर में भगवान नजर आते हैं, लेकिन अभिमान जरूर मेरी बात सुनेंगे और वो इसमें मेरी हेल्प ही करेंगे। ये सब वो भी सोच ही रही थी कि तभी अचानक से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज को सुनकर इरिशा तुरंत अपने कपड़े को ठीक करने लगी, लेकिन तभी उसके कान में आवाज आई, इट्स ओके, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो, तुम्हें खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है। गर्वित की ये आवाज सुनते इरिशा की आंखें बाहर निकल आए और वो तुरंत शॉक होकर बोली, प्रोफेसर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए अभी के अभी यहाँ से बाहर चली जाइए। लेकिन गर्वित तिरछी स्माइल के साथ कमरे को अंदर से लॉक करते हुए बोला,
क्या तुम भूल गई मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ये सुनते ही गुस्से के साथ एरिशा ने कहा, मुझे आपकी कोई बायोलॉजी क्लासेज नहीं अटेंड करनी। मुझे इस वक्त सोना है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। पहले ही आपने कॉलेज में मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, चले जाए यहाँ से। लेकिन ये कहकर उसने देखा कि गर्वित जाने के बजाय उसके तरफ बढ़ रहा था। गर्वित के चेहरे पर इस वक्त पर हल्की स्माइल थी, जिसे देखकर एरिशा ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। वो दांत पीसकर बोली, प्रोफेसर आखिर आप क्यों मुझे परेशान करते हैं? आपको एक बात मेरी समझ नहीं आती क्या? प्लीज चले जाए ना यहाँ से। इसके जवाब में गर्वित तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ उसे मैं पूरा करके ही रहता हूँ, और मैंने तुम्हें बायोलॉजी पढ़ने के लिए कहा था और अब मैं तुम्हें बायोलॉजी जरूर पढ़ाऊंगा। इसी के साथ वो उसके करीब बढ़ की तरफ आने लगा, और वहीं जब एरिशा ने गर्वित को ऐसे बिहेव करते देखा तो वो काफी ज्यादा डर गई। वो तुरंत घबरा कर बोली, प्रोफेसर आखिर आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी कोई पढ़ाई नहीं करनी, वैसे भी मुझे पढ़ाई बोरिंग लगती है, मुझे अभी सिर्फ सोना है। इसके जवाब में गर्वित अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तुम फिक्र मत करो, जो बायोलॉजी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वो मैं प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, और प्रैक्टिकल में तुम्हें बोरिंग नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हें मजा आएगा। ये सुनकर एरिशा को कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी में बोली, मतलब आपके कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? इसके जवाब में तिरछी स्माइल के साथ गर्वित ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें जिस तरह से पढ़ाऊंगा उससे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अच्छी फीलिंग आएगी, और जब हमें अच्छी फीलिंग आती है तो वो पढ़ाई हम कभी नहीं भूल पाए। ये सुनकर अब एरिशा की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी के साथ बोली, क्या? पर ये कैसी पढ़ाई है, और बायोलॉजी में प्रैक्टिकल, वो भी मेरे रूम में? ये कैसा हो सकता है? ये तो सिर्फ लैब में होता है ना। इसके जवाब में गर्वित मुस्कुराया और एरिशा के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, यू नो वॉट, तुम काफी ज्यादा इनोसेंट हो, और तुम्हारे इस इनोसेंस का मैं फायदा कुछ ही देर में उठाने वाला हूँ। गर्वित की डायरेक्ट ये वाली बात सुनकर तो अब एरिशा का दिमाग ही खाली हो गया। वो दूसरे ही पल गुस्से से गर्वित के हाथ को दूर झटकते हुए बोली, प्रोफेसर ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसी उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहे हैं? इसके जवाब में गर्वित ने तिरछा मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्या है? ये सुनकर एरिशा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैंने उसे नहीं पढ़ा है। गर्वित उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोला, तुम्हारे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में साफ साफ ये लिखा है कि तुम कैसे अपने आप को गहराई से महसूस करोगी। तुम्हें अपने बॉडी के हर एक पार्ट के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, और ट्रस्ट मी मैं तुम्हें अब वही बताने वाला हूँ और उसमें तुम्हें बहुत मजा आएगा। बॉडी पार्ट शब्द सुनते ही अब एरिशा को ऐसा लगा जैसे उसके कान गर्म हो गए हो, और वो तुरंत हकला कर बोली, क्या कहा आपने? आप क्या करने वाले हैं? देखिए प्रोफेसर, अगर आपने उल्टा सीधा मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं अपने डैडी को बुलाऊंगी, और अब तो अभिमान भी यहाँ पर है, और अभिमान से कहकर मैं आपका। अभी वो ये कह ही रही थी कि तभी गर्वित ने अचानक से उसे बैट पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर आते हुए उसके चेहरे को पकड़कर बोला, उस इंसान का नाम भी मत लो अपने जुबान से। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जुबान से अपना नाम सुनना चाहता हूँ, और अब तुम मेरे इस बायोलॉजी की क्लास के फर्स्ट चैप्टर को एंजॉय करो। ये सुनते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गई, और फिर गर्वित अपने हाथों को उसके चेहरे की तरफ घुमाते हुए उसके गर्दन को सहलाने लगा। ये महसूस करते ही एरिशा का चेहरा गुलाबी पड़ गया और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वो तुरंत स्ट्रगल करते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, आई रिक्वेस्ट यू, अभी के अभी छोड़ दीजिए मुझे। लेकिन गर्वित ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, अभी तो मैंने अपनी क्लास शुरू भी नहीं की, अभी तो पूरी रात बाकी है। पूरी रात का नाम सुनते ही एरिशा पागल हो गई और वो चिल्लाते हुए बोली, क्या पूरी रात? और फिर तभी अचानक से गर्वित ने उसके होठों पर अपनी उंगलियों को रखा और गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यू नो वॉट, जब तुमने मुझे पहली बार किस किया था
तुम्हारे होंठ इतने ज्यादा सॉफ्ट थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे दूर जाओ ही ना और मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर वो पूरी रात बस तुम्हें किस करते हुए गुजार दूं। ये सुनते ही अब एरिशा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गर्वित उससे ऐसी बातें करेगा। वो तुरंत गर्वित से मुंह फेरते हुए गुस्से के साथ बोली, प्रोफेसर आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आपको पता भी है मैं आपकी क्या हूँ? इसके जवाब में गर्वित हंसते हुए बोला, हाँ मुझे पता है तुम मेरी एक छोटी सी स्टूडेंट हो जो थोड़ी बेवकूफ है, लेकिन मुझे तुम्हारी ये बेवकूफ़ी पसंद है। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को वापस से अपनी तरफ घुमाया और वहीं एरिशा ने गुस्से के साथ कहा, प्रोफेसर अभी के अभी छोड़ दीजिए मुझे। लेकिन इसके जवाब में गहरी स्माइल के साथ गर्वित ने कहा, नहीं अभी तो शुरुआत हुई है। इसी के साथ वो नीचे झुका और उसके होठों को धीरे से अपनी उंगलियों से मसलते हुए अपने होंठ उसकी तरफ बढ़ाने लगा। ये महसूस करते ही गुस्से के साथ एरिशा ने कहा, आपने तो कहा था कि आप मुझे बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तो फिर आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? गर्वित गहरी स्माइल के साथ बोला, तुम वाकई बेवकूफ हो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, वो भी प्रैक्टिकल के तौर पर। तुम इतनी भी बात मेरी समझ नहीं पाए। लगता है मुझे तुम्हें बहुत कुछ अभी समझाना पड़ेगा और सिखाना भी पड़ेगा। ये कहते हुए उसने उसे कमर से पकड़ लिया तो अचानक से एरिशा की एक दर्द भारी चीख निकल गई। वो तुरंत दर्द में बोली, अपने हाथ हटाए। आपने पहले वहां पर मुझे बहुत तकलीफ दी है। मेरी पूरी कमर लाल हो गई है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज वहां मुझे टच मत कीजिए। उसकी ये बात सुनकर गर्वित की भौहें तन गई। उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ घुमाया और उसके कमर को ध्यान से देखने लगा। एरिशा की आंखें एकदम से लाल हो चुकी थी। तभी गर्वित ने उसके कमर पर धीरे से अपनी उंगलियां फेरी। एरिशा एकदम से सिहर गई और उसने अपने होठों को कसकर बाइट कर लिया। गर्वित भी नीचे झुका और उसने उसके कमर पर अचानक से अपने होंठ रख दिए, जिससे एरिशा की तो अब जान ही बाहर निकल आई। उसने कसकर गर्वित के कंधे को पकड़ लिया और धीरे से बोली, नहीं प्रोफेसर प्लीज रुक जाए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन गर्वित ने अपनी गहरी आवाज में कहा, अगर मैंने तुम्हें तकलीफ दी है तो इस पर मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। ये कहते हुए वो अपने होठों को उसके पूरे कमर पर चलने लगा। ना चाहते हुए भी एरिशा हल्के हल्के से सिसक रही थी और अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो गर्वित को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। वो गर्वित को चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पा रही थी और गर्वित का टच उसे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवा रहा था। वो इधर से उधर अपना सिर पिलो में घुमाते हुए धीरे से बोली, ऐसा मत कीजिए, मुझे सच में अभी भी पेन हो रहा है। तभी गर्वित ने अपनी गहरी आवाज में कहा, मैंने कहा ना नहीं होगा पेन, बस तुम मेरे टच को फील करो। ये सुनकर अब एरिशा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उससे बोला ही नहीं जा रहा था। गर्वित उसके पूरे कमर पर अपने होठों को चलाते हुए अब धीरे धीरे करके उसके चेहरे के करीब आया। उसने उसके छोटे से चेहरे को अपने एक हाथ में भरा और उसके होठों को घूरते हुए बोला, अगर तुम्हें प्रैक्टिकली सब कुछ समझना है तो हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। ये सुनते ही एरिशा ने तुरंत अपनी आंखें खोली और बोली, क्या कहा आपने? मैं कुछ समझी नहीं। गर्वित भी तिरछा मुस्कुरा कर बोला, यू नो वॉट, हमारी क्लासेज तो उस दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन तुमने मुझे पहली बार किस किया था। अब आज मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें किस करूँगा, जिससे तुम्हें महसूस होगा कि जब दो इंसानों के होंठ एक दूसरे से मिलते हैं और जब उनके सलाइवाज एक दूसरे से टकराते हैं तो एक मिक्सड फीलिंग उनमें पनपनाने लगती है। इस वक्त एरिशा को गर्वित की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और वो सब कुछ उसके सिर के ऊपर जा रहा था और वो अभी इसके जवाब में कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही गर्वित ने उसके होठों को अपने होठों के बीच दबा लिया। एरिशा की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई और उसने कसकर गर्वित के कंधे को पकड़ लिया। गर्वित भी उसके होठों को लगातार गहराई से चूमने लगा। उसके होठों को चूमते हुए उसने उसके बालों में बने बन को खोल दिया और अब उसके बाल पूरे पिलो पर बिखर गए थे। वो उसके बालों में लगातार अपने हाथों को चलाने लगा और वही एरिशा गर्वित को दूर करने लगी। लेकिन गर्वित ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सिर के ऊपर बालों में धंस दिया, जिससे एरिशा का चेहरा ऊपर की तरफ उठ गया। गर्वित अब उसे और भी ज्यादा गहराई से किस करने लगा। इधर दूसरी तरफ अभिमान अपने कमरे में इस वक्त टहल रहा था। उसके हाथ में फोन था और उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे।
तभी उसने गुस्से के साथ कहा, मुझे तो तुम्हें देखते ही पता चल गया था कि तुम यहाँ किसी न किसी मकसद से जरूर आए हो और अब बहुत जल्द तुम्हारे इस मकसद के बारे में भी मैं पता लगा लूंगा। इसी के साथ उसने अपना फोन देखा और तभी उसका फोन भी बजने लगा। उसने दूसरे ही पल कॉल पिक किया। कॉल पिक होते ही उधर से आवाज आई, सर हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाए है। ये सुनते ही अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, तुम सब किसी काम के नहीं हो। क्या तुम सब एक गर्वित रावत के बारे में बता नहीं सकते? आखिर किस चीज के पैसे दे रहा हूं मैं तुम सबको? ये सुनते ही उधर से वो आदमी ने डरते हुए कहा, अभिमान सर हमें माफ कर दीजिए, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं है। उनके बारे में पता लगाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम इतनी आसानी से उनके बारे में पता नहीं लगा सकते, इसलिए प्लीज आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए कहा, दुनिया के टॉप 3 बिजनेस टाइकून में अपना नाम दर्ज करने वाला गर्वित रावत आज एक छोटे से 3 मंजिला घर में किराएदार बनकर रह रहा है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। तुम्हें पता भी है वो कितने बड़े मकसद से यहाँ पर आया है, और अगर वो कहीं और रहता तो मुझे इतना फर्क भी ना पड़ता। वो इस वक्त मेरे अंकल के घर पर रह रहा है और मैं उसे यहाँ पर रहने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे उसके बारे में सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता। तुम सबको मैं सिर्फ एक दिन का वक्त दे रहा हूँ। इस एक दिन में अगर तुम सब जल्द से जल्द उसके बारे में पता नहीं लगा पाए तो फिर तुम सबकी धज्जियां उड़ाई जाएगी और मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ अभिमान ने गुस्से से कॉल कट कर दिया और फोन को सोफे पर फेंकते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद ये जो प्रोफेसर वाला मुखौटा तुमने अपने चेहरे पर लगा रखा है वो बहुत जल्द तुम्हारे चेहरे से हटेगा और तुम्हारी असली सच्चाई सबके सामने आएगी। ये कहते हुए अभिमान के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गई। 34 एक डीप और वाइल्ड क्लास होगी। अब आगे। इसी के साथ अभिमान ने गुस्से से कॉल कट कर दिया और फोन को सोफे पर फेंकते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद ये जो प्रोफेसर वाला मुखौटा तुमने अपने चेहरे पर लगा रखा है वो बहुत जल्द तुम्हारे चेहरे से हटेगा और तुम्हारी असली सच्चाई सबके सामने आएगी। ये कहते हुए अभिमान के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गई। अगली सुबह एरिशा के कमरे के बाहर इस वक्त अभिषेक जी दरवाजे को खटखटाते हुए खड़े बोल रहे थे, एरिशा, एरिशा बेटा, क्या तुम सोकर उठ गई? बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? आज वीकेंड है, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था। बेटा प्लीज कुछ बोलो ना, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने प्रोफेसर से कोई भी बदतमीजी करो, इसलिए मैं तुम्हें डांट देता हूँ, लेकिन अपने डैडी से इतना नाराज नहीं होते बेटा। प्लीज मेरी बात मानो और जल्दी से दरवाजा खोल दो। ये कहते हुए अभिषेक जी लगातार उस दरवाजे को खटखटाए जा रहे थे, लेकिन इधर एरिशा काफी गहरी नींद में सो रही थी। उसे कुछ भी होश नहीं था, लेकिन बार बार आवाज से आखिर में उसकी नींद धीरे धीरे खुलने लगी। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और एक नजर चारों तरफ देखने लगी। चारों तरफ देखते हुए उसने करवट बदलनी चाही, लेकिन उसे अपने कमर पर दर्द महसूस हुआ। उसने अपने कमर को कसकर पकड़ लिया और दर्द में बोली, ओह गॉड, ये मेरे कमर को क्या हुआ? लेकिन ये कहते हुए अचानक से उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। वो सबको याद करते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कल प्रोफेसर ने मेरे साथ बहुत कुछ किया। उन्होंने बायोलॉजी पढ़ने के बहाने से मुझे किस किया और मुझे। ये कहते कहते उसने अपने कमर को पकड़ लिया। कल रात के बारे में सोचकर उसे एहसास भी नहीं था कि उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल हो गया था। तभी फिर से आवाज आए, एरिशा बेटा तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो ना? बेटा सच में मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब कभी तुम्हें नहीं डांटूंगा, प्लीज बेटा। ये कहते हुए वो दरवाजा खटखटाए जा रहे थे और एरिशा ने ये सब सुनकर आखिर में गहरी सांस ली। वो धीरे से बोली, डैडी मैं फ्रेश होकर नीचे आ रही हूँ। उसकी आवाज सुनकर अभिषेक जी ने भी फिर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू बेटा, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से चले गए और इधर एरिशा अपने बालों को कसकर पकड़कर फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, कल मैंने प्रोफेसर गर्वित को अपने करीब आने कैसे दिया? नहीं,
मुझे प्रोफेसर सर को इस तरह अपने करीब नहीं आने देना चाहिए। ये गलत है। वो मेरा फायदा उठा रहे हैं और ये मुझे साफ साफ पता चल रहा है। मैं क्या करूं? किससे हेल्प लूं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं फंस गई हूं। मुझे फंसाया जा रहा है। भगवान जी मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आप बुरे लोगों को सजा नहीं दे रहे हैं? आप तो हमेशा मेरा साथ देते हैं ना, तो फिर अब क्यों आप प्रोफेसर जैसे बुरे लोगों को जीतने दे रहे हैं? ये सब कहते हुए वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। इधर दूसरी तरफ विला में इस वक्त धानी किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। तभी वहां पर आदर्श आकर बैठ गया। वो स्माइल के साथ बोला, बुआ मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। आखिर ब्रेकफास्ट कब बनेगा? इसके जवाब में मुस्कुराते हुए धानी ने कहा, बस ऑलमोस्ट बन गया है, मैं लेकर आ रही हूँ। ये सुनकर मुस्कुराते हुए आदर्श ने कहा, आज वीकेंड है, आपको पता है ना कि आज हम घर जा रहे हैं। घर जाने का नाम सुनकर धानी के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और उसने वो ब्रेकफास्ट की प्लेट उसके पास लाकर रख दी। वो चेयर पर बैठते हुए बोली, लेकिन भाई के बिना घर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। गर्वित का जिक्र सुनते ही आदर्श के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो गुस्से से बोला, चाचू का नाम भी मत लीजिए, मैं उनका नाम नहीं सुनना चाहता। ये कहकर वो सैंडविच खाने लगा। तो धानी ने कहा, लेकिन दादी ने हमें साथ में आने के लिए कहा था, हम ऐसे बिना भाई के नहीं जा सकते। ये सुनकर आदर्श ने गुस्से के साथ कहा, क्यों नहीं जा सकते? हम जरूर जा सकते हैं और हम वहां पर कह देंगे कि चाचू अपने काम में ज्यादा बिजी थे, इसलिए नहीं आ पाए। आप इतना मत सोचो। ये सुनकर धानी ने थोड़ा उदासी के साथ कहा, तुम्हें तो पता है ना कि दादी को जवाब देना कितना मुश्किल होता है। ये सुनकर आदर्श ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, उनका जवाब देना आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमेशा आपसे ही सवाल जवाब करती रहती है। लेकिन आप फिक्र मत करो, इस बार मैं आपके साथ हूँ। अगर वो आपसे सवाल जवाब करेंगे तो मैं खुद उन्हें उल्टा जवाब दूंगा, लेकिन आपको मैं परेशान नहीं होने दूंगा। उसकी ये बात सुनकर आखिर में धानी मुस्कुरा दी और ब्रेकफास्ट करने लगी। लेकिन तभी धानी का फोन बजने लगा। धानी ने यूं ही अपना फोन देखा, लेकिन कॉल पर शो हो रहे नाम को देखते ही धानी के भाव बदल गए। वो तुरंत आदर्श को देखने लगी। आदर्श इस वक्त ब्रेकफास्ट करने में बिजी था। उसको बिजी देखकर धानी ने धीरे से अपना फोन उठाया और वो साइड में चली गई। उसने कॉल पिक करके धीमी आवाज में कहा, आदित्य तुमने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया है? उधर से आदित्य की आवाज आई, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर धानी ने गुस्से के साथ कहा, देखो आदित्य दिमाग मत खराब करो, मैं आज अपने घर जा रही हूँ, अपने फैमिली मेंबर से मिलने। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। उधर से आदित्य की गुस्से भरी आवाज आई, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। धानी ने दांत पीसते हुए कहा, मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी सिचुएशन सही नहीं है। मेरा भतीजा आया हुआ है और मुझे अपने भाई के साथ जाना है। उधर से आदित्य ने गुस्से भरी आवाज में कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा, वरना मैं खुद तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगा। फिर घर जाकर मैं वो सब कुछ बताऊंगा जो तुमने मेरे साथ किया है। ये सुनते ही धानी की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत डरते हुए बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। उसके जवाब में आदित्य ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ और अब चुपचाप अगले 1 घंटे में मुझसे मिलने मेरे प्राइवेट विला चली आना। मैं यहाँ तुम्हारा बेसब्री से पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रहा हूँ। उसके मुंह से तैयारी शब्द सुनते ही धानी की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत घबराते हुए कहा, तुम्हारी तैयारी से क्या मतलब है? तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? देखो आदित्य, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, अगर तुमने गलती से भी मेरे साथ कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके जवाब में आदित्य ने कहा, तुम यहाँ आओ तो उसके बाद सब तुम्हें पता चल जाएगा। ये सारी बातें सुनकर अब गुस्से के साथ दांत पीसते हुए धानी ने कहा, तुम्हें जितना मुझे ब्लैकमेल करना है कर लो, लेकिन भूलना मत एक दिन मेरा भी समय आएगा और फिर मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ाऊंगी। उधर से कॉल कट हो गया और इधर धानी ये सारी बातें रहती रह गई। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं इस इंसान से? इस इंसान का तो अब बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
ये सब सोचते हुए वो गुस्से से दांत पीसने लगे। तभी आदर्श की आवाज आई, बुआ आप किससे बात कर रही हैं? मैं कब से आपको आवाज लगा रहा हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? आदर्श की आवाज सुनते ही धानी ने तुरंत खुद को संभाला और जल्दबाजी से बोली, हाँ मैं बस आ रही थी। ये कहते हुए वो उसके पास आए तो आदर्श ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, व्हाट हैपन बुआ, सब कुछ ठीक है ना? इसके जवाब में अपना सिर हिलाते आते हुए धानी ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। तभी आदर्श ने कहा, मेरा हो गया, चलिए अब चलते हैं। तभी अचानक से धानी ने कहा, सॉरी पर मैं नहीं जा सकती। ये सुनते ही आदर्श के भाव बदल गए और उसने दूसरे ही पल कहा, व्हाट, ये आप क्या कह रही हैं? इसके जवाब में धानी ने कहा, एक्चुअली अभी अभी मेरे मैनेजर का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि मुझे एक इवेंट के लिए दोपहर में जाना है, तो इसलिए मैं आज नहीं आ सकती। एक काम करो, तुम जाओ और अगर दादी या दादाजी मेरे बारे में पूछते हैं तो कह देना कि मैं इवेंट में चली गई थी। ये सुनकर आदर्श ने मुंह बनाकर कहा, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं अकेले नहीं जाऊंगा। अगर मैं वहां अकेले गया तो दादी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होंगी। इससे अच्छा मैं अपना वीकेंड अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगा। ये सुनकर धानी ने कहा, नहीं आदर्श, वहां दादी हमारा इंतजार कर रही है, तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर आदर्श ने मुंह बना लिया, लेकिन तभी धानी ने फिर से उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप घर जाओ। आदर्श ने फिर आखिर में अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद वो वहां से निकल गया। इधर उसके जाते ही धानी ने जल्दबाजी के साथ अपना फोन और पर्स लिया और वो भी वहां से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ एम्यूजमेंट पार्क में इस वक्त अभिषेक जी, अभिमान और एरिशा तीनों ही वहां मौजूद थे। एरिशा वहां की राइड्स को देखकर एक्साइटमेंट के साथ अभिमान और अभिषेक जी से बोली, आप दोनों को याद है बचपन में मैं यही राइड्स लिया करती थी, मुझे कितना मजा आता था। ये सुनकर मुस्कुराते हुए अभिषेक जी ने कहा, हाँ मुझे याद है और मैं तुम्हें बहुत डराता था, क्योंकि राइड लेने के बाद तुम्हें वॉमिटिंग होने लगती थी और तुम मेरी बात भी नहीं मानती थी। ये सुनकर एरिशा ने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे पता है मैं आप में से किसी की बात नहीं मानती थी, लेकिन मुझे वो राइड लेने में बहुत मजा आता था। तभी अभिमान उसके तरफ आइसक्रीम बढ़ाते हुए बोला, और तुम्हें क्या अभी भी ये वाली आइसक्रीम पसंद है? उस आइसक्रीम को देखते ही एरिशा की आंखें बड़ी हो गई और वो एक्साइटमेंट के साथ बोली, आपको याद है? ये सुनकर अभिमान मुस्कुरा कर बोला, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आखिर ये मेरी छोटी बहन की पसंद है। ये सुनकर एरिशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने आइसक्रीम ले ली। अभिषेक जी अभिमान और एरिशा को देख रहे थे। तभी एरिशा दूसरी तरफ जाते हुए बोली, मैं उस राइड को देखकर आती हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई और इधर अभिमान और अभिषेक दोनों ही उसे जाते देख मुस्कुरा दिए। तभी अभिमान ने कहा, इसके अंदर अभी भी बचपना है। अभिषेक जी ने भी कहा, हाँ लेकिन मुझे कभी कभी इसके बचपने से डर लगता है। मुझे डर लगता है कि कहीं कोई इसके मासूमियत का फायदा ना उठा ले। ये सुनकर अभिमान के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। वो गुस्से के साथ अभिषेक जी की तरफ मुड़ा और बोला, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी आंखों पर तो पट्टी बांधी हुई है, आपको तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये सुनकर अभिषेक जी ने ना समझ में कहा, तुम क्या कह रहे हो? इसके जवाब में गुस्से के साथ अभिमान ने कहा, क्या आपने पता किया है कि आखिर वो गर्वित रावत कैसा इंसान है, या आपने बस उसे अपने घर में रहने की इजाजत ही दे दी? ये सुनकर अभिषेक जी उसे घूरते हुए बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आखिर क्या खराबी है गर्वित रावत में? वो एरिशा का प्रोफेसर है, इतना अच्छा इंसान है, हमेशा एरिशा की मदद करता है, यहाँ तक कि वो मेरी भी मदद करता है। ये सब सुनकर अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, मदद तो इंसान अपने दुश्मनों की भी करता है दोस्त बनकर, तो क्या आप उस पर यकीन कर लेंगे? आखिर आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं अंकल? आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि वो गर्वित रावत असलियत में कौन है? ये सुनकर अभिषेक जी ने नासमझी में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। इसके जवाब में गुस्से के साथ अभिमान ने कहा, क्योंकि मैं आपको अभी सब कुछ समझाता हूँ। ये कहते हुए अभिमान ने अपना फोन निकाला और अभिषेक जी को कुछ दिखाने लगा। अभिषेक जी जैसे जैसे उन सभी चीजों को देख रहे थे, वैसे वैसे उनकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। वो शौक होकर बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसके जवाब में अभिमान ने कहा,
हाँ, मुझे पता है आप बिजनेस वर्ल्ड से नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता कि बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है, कौन से लोग रहते हैं और वहाँ की चीज कैसी होती है। लेकिन मैं बिजनेस शब्द से बिलोंग करता हूँ, मैं सबके बारे में अच्छे से जानता हूँ। आई होप जो मैंने दिखाया उसे देखने के बाद आपकी आंखें खुल गई होगी। ये सब सुनकर अब अभिषेक जी के हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई और उसने गुस्से के साथ कहा, मेरे साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी नहीं हो सकती, ये सब झूठ है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। अभिमान ने अब हंसते हुए कहा, मानना पड़ेगा उस गर्वित रावत ने आपके दिल और दिमाग पर काफी अच्छे से काबू कर लिया है, तभी तो सबूत देखने के बाद भी आप उस पर यकीन कर रहे हैं। आखिर आपको हो क्या गया है अंकल, आप तो पहले ऐसे नहीं थे। जहाँ तक मैंने बचपन में आपको देखा था, आप बहुत ही अच्छे इंसान थे और इतनी आसानी से किसी पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब तो शायद आपके अंदर वो इंसानियत ही मर गई है। ये सब सुनकर अभिषेक ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? आखिर इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? वो बहुत ही शातिर इंसान है, वो बिना किसी मकसद के यहाँ पर नहीं आया है, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है और उस मकसद के बारे में आपका फर्ज बनता है कि आप पता लगाए, क्योंकि वो आप ही थे जिन्होंने उसे घर में रहने की इजाजत दी थी, और तो और वो इरिशा का प्रोफेसर है, और प्रोफेसर शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि असलियत में उसका मकसद क्या हो सकता है। ये कहकर अभिमान वहां से इरिशा की तरफ बढ़ गया और इधर अभिषेक जी ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल शॉक हो गए। 35 फर्स्ट किस। अब आगे इसके जवाब में अभिमान ने कहा, हाँ, मुझे पता है आप बिजनेस वर्ल्ड से नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता कि बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है, कौन से लोग रहते हैं और वहाँ की चीज कैसी होती है। लेकिन मैं बिजनेस शब्द से बिलोंग करता हूँ, मैं सबके बारे में अच्छे से जानता हूँ। आई होप जो मैंने दिखाया उसे देखने के बाद आपकी आंखें खुल गई होगी। ये सब सुनकर अब अभिषेक जी के हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई और उसने गुस्से के साथ कहा, मेरे साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी नहीं हो सकती, ये सब झूठ है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। अभिमान ने अब हंसते हुए कहा, मानना पड़ेगा उस गर्वित रावत ने आपके दिल और दिमाग पर काफी अच्छे से काबू कर लिया है, तभी तो सबूत देखने के बाद भी आप उस पर यकीन कर रहे हैं। आखिर आपको हो क्या गया है अंकल, आप तो पहले ऐसे नहीं थे। जहाँ तक मैंने बचपन में आपको देखा था, आप बहुत ही अच्छे इंसान थे और इतनी आसानी से किसी पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब तो शायद आपके अंदर वो इंसानियत ही मर गई है। ये सब सुनकर अभिषेक ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? आखिर इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? वो बहुत ही शातिर इंसान है, वो बिना किसी मकसद के यहाँ पर नहीं आया है, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है और उस मकसद के बारे में आपका फर्ज बनता है कि आप पता लगाए, क्योंकि वो आप ही थे जिन्होंने उसे घर में रहने की इजाजत दी थी, और तो और वो इरिशा का प्रोफेसर है, और प्रोफेसर शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि असलियत में उसका मकसद क्या हो सकता है। ये कहकर अभिमान वहां से इरिशा की तरफ बढ़ गया और इधर अभिषेक जी ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल शॉक हो गए। इधर दूसरी तरफ एक प्राइवेट विला के बाहर एक कार आकर रुकी। उस कार से धानी जल्दबाजी के साथ बाहर निकली और उस विला को देखने लगी। उस विला को देखकर उसकी आंखों में एक बेचैनी आ गई। उसने खुद से कहा, पता नहीं वो आदित्य मेरे साथ क्या करने वाला है, लेकिन अगर उसने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। ये कहते हुए धानी ने अपने पर्स में रखे उस गन को देखा जिस पर पकड़ उसने पहले ही बना रखी थी। ये सब सोचते हुए वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। वो जब अंदर हॉल में पहुंची तो चारों तरफ सन्नाटा था, वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ये देखकर धानी ने आवाज लगाते हुए कहा, आदित्य, आदित्य कहाँ हो तुम? देखो, तुमने बुलाया था और मैं बिल्कुल टाइम पर आई हूँ। तुम अब तो मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे ना? उसकी आवाज सुनकर लगभग 5 मिनट बाद वहां पर आदित्य की गहरी आवाज आई, तुम सच में टाइम की पंक्चुअल हो। डोंट वरी, अब मैं बिल्कुल भी तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूंगा। ये कहते हुए आदित्य के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और धानी ने उसके तरफ देखा जो लिफ्ट से बाहर निकल रहा था। आदित्य को देखते ही धानी, जिसने पर्स के अंदर से उस गन को कसकर पकड़ रखा था, उसने हिम्मत के साथ कहा, आदित्य तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम था? देखो, मुझे आज मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि हम अधिकतर वीकेंड में यही करते हैं, इसलिए अगर हो सके
तो प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी जाने दो। ये सुनते ही आदित्य के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो उसे घूरते हुए बोला, अभी अभी तो तुम आए हो और अभी यहाँ से जाने की बात कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? ये सुनकर ना समझी में धानी ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम मुझे यहाँ कब तक रोकने वाले हो? देखो, आज मुझे घर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ आज फैमिली डिनर होने वाला है और फैमिली डिनर में मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं दोपहर में यहाँ आ गई, जिससे कि शाम तक मैं यहाँ से जा सकूं। तभी अचानक से आदित्य ने उसे कमर से पकड़ लिया और ये महसूस करते ही धानी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, आदित्य ये क्या कर रहे हो तुम? तभी आदित्य ने एक नज़र उसके पर्स को देखते हुए कहा, क्या बात है, तुम अपने पर्स को इतने टाइटली क्यों पकड़ रखी हो? क्या तुम इसमें कुछ छुपा रही हो? ये सुनते ही दूसरे ही पल अपनी आंखें बड़ी करते हुए धानी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, इसमें तो सिर्फ मेरा मेकअप किट है और कुछ पैसे हैं। ये कहते हुए वो उससे नजरें चुराने लगी, लेकिन तभी आदित्य ने झटके के साथ उसके पर्स को खींच लिया। ये देखते ही वो जोर से चिल्लाए, आदित्य! लेकिन तब तक वो पर्स नीचे जा गिरा और उसमें मौजूद वो बंदूक भी नीचे जा गिरी थी। बंदूक को देखते ही आदित्य के चेहरे पर एक गुस्सा आ गया। उसने गुस्से के साथ गन को पकड़ते हुए कहा, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम यहाँ जरूर अपने किसी न किसी मकसद से आए हो, और अब मुझे जब तुम्हारी असलियत पता चली गई है, तो अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए उसने उसे बालों से पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। धानी तुरंत डरते हुए बोली, प्लीज छोड़ दो मुझे आदित्य, तुम मेरे साथ जबरदस्ती करते हो, इसलिए मैं अपनी सेफ्टी के लिए घर लेकर आई थी। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, तो तुम मुझे मारना चाहती थी? क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे मार सको? ये सुनकर धानी ने भी गुस्से के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम जैसे इंसान को मार सकती हूँ जो मुझे बेवजह ब्लैकमेल करे। ये सुनते ही आदित्य ने गुस्से के साथ कहा, मैं कोई बेवजह ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है। ये सुनकर धानी ने गुस्से के साथ कहा, जब मैंने कह दिया कि वो मुझसे गलती से हुआ था, मैंने जानबूझकर नहीं किया, तो तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? क्यों तुम जबरदस्ती मुझ पर वही एक इल्जाम लगाए जा रहे हो और बेवजह मुझे टॉर्चर कर रहे हो? ये सुनकर आदित्य उसे झटका के साथ कमरे में लेकर आया और उसे सीधे बेड पर गिराते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है, क्या नहीं और किस इंटेंशन से किया है, और अब इस वजह से तुम्हें मैं सजा दूंगा। इसी के साथ आदित्य ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ये महसूस करते ही धानी की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आदित्य तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है, मैं स्टार के साथ साथ कुंग फू चैंपियन भी हो। तुम मेरे साथ चाहकर भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं तुम्हें फाइटिंग में हरा सकती हूँ। ये बात सुनते ही आदित्य उसे कुछ पल के लिए देखता रहा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसे ऐसे हंसते देख धानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर दी। वो गुस्से से बोली, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम गलती से मेरे पास आकर दिखाओ, तुम्हें तुम्हारी औकात मैंने याद दिला दी तो मेरा नाम भी धानी रावत नहीं। तभी आदित्य अपने हाथों की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए उसके तरफ आते हुए बोला, तुमने अतीत में जो कुछ भी किया है उसका अब बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सिर्फ अमीर होना ही जिंदगी नहीं बचा सकता, इंसानियत भी होनी चाहिए, और अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं रहेगी तो मुझ जैसा इंसान तुम्हें सिर्फ तकलीफ हो जाएगा। इसी के साथ आदित्य धानी के ऊपर आ गया और उसने उसके दोनों हाथों को झटके के साथ अपने एक हाथ से दबा दिया और उसके होठों को अपने होठों में लेकर फोर्स्ड वे में चूमने लगा। ये महसूस करते ही धानी की एक आह निकल गई। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त हो चला था। कार आकर घर के बाहर रुकी। एरिशा कार से बाहर निकली। उसके हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग थे। वो स्माइल के साथ बोली, थैंक यू सो मच अभिमान, आपने मुझे बहुत ज्यादा शॉपिंग करवाई है। इतना तो मैंने लास्ट टाइम ही किया था जब मैं अपने कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में जाने वाली थी, लेकिन उन सब शॉपिंग का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं वहां नहीं गई। लेकिन अब मैं ये ड्रेस हर रोज चेंज करके कॉलेज पहन कर जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर अभिमान उसके साथ चलते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम्हें खुश देखकर मैं खुश हूँ। ये कहते हुए वो उसके साथ अंदर की तरफ आया। एरिशा के चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी।
लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंची, सामने से वो किसी से टकरा गई। वो पीछे देखकर अभिमान से बात करते हुए चल रही थी, जिस वजह से आगे उसने ध्यान नहीं दिया और वो टकराते हुए ही उन पूरे शॉपिंग बैग के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। ये देखते अभिमान तुरंत नीचे झुका और उसे हड़बड़ी के साथ उठाते हुए बोला,